A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC देवशीष लॉ क्लासेस के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 50 दिन लगभग अब आपके हाथों में है। इन 50 दिनों में हमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20th एडिशन को किसी भी हालत में पार करना है। ये बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 3 घंटे का आपको समय है, 100 सिर्फ सवाल पूछे जा रहे हैं और किताबें सारी खुली हुई हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन है। फिर भी लोगों को झिझक है, पास नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी वजह हो आपके पास, आप बस क्लियर स्ट्रैटेजी का वीडियो जो मैंने 60 दिन का डाल रखा है उसे आप देखें। और अगर आपको वो भी नहीं देखना तो एक मुंह से मैं आपको 2 मिनट में स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। उसके बाद अपन एडवोकेट्स एक्ट 1961 से शुरू कर देंगे। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन भी नहीं करना तो आपको करना ये है कि दिन के 100 सवाल 2 मिनट की एक्यूरेसी के साथ आपको सॉल्व करने हैं ओपन बुक पैटर्न में। अगर आप ये आज से लेके पूरे 60 दिन कर लेते हैं, आपका एग्ज़ाम निकल गया। कोई आपका एग्ज़ाम रोक नहीं सकता, राइट। ये हमारा क्रैश कोर्स है जो चालू है। 1 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो चुका है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर यू गाइज, यू कैन वॉच इट ऑन द रिकॉर्डेड फॉर्म ऑल्सो। 1000 रुपये में आपसे ले रहा हूँ, 1300 रुपये में मैं आपको 10 मॉक दे रहा हूँ। अगर सिर्फ आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो 500 रुपये के हमारे मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। 2 घंटे में रोज़ आपको पढ़ाऊंगा, लगभग 80% आपका सिलेबस पूरा निपटाऊंगा। 97% हमारा रिजल्ट रहा है और हमारे बच्चों ने एवरेज मार्किंग 70+ की है। इसी के साथ अब मैं बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है देवशीष लॉ क्लासेस। इस पर आप जाके अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो फ्री मटेरियल है वो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा। ये हमारा चैनल है जिसे आप अभी देख रहे हैं, राइट। अब आते हैं एडवोकेट्स एक्ट पे। फटाफट इस एक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर लेते हैं, राइट। टाइम लगेगा इन वीडियोस में, आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं आप लास्ट मिनट में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका काम नहीं बनेगा। थोड़ी सी लेंथी होती है मेरी वीडियो, बट मैं क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉन्सोलिडेट, 2 चीज़ें हो रही हैं, अमेंड हो रही हैं, कॉन्सोलिडेट कर रहा है ये एक्ट। लॉ रिलेटिंग टू लीगल प्रैक्टिशनर्स, पहला पार्ट किस लिए एप्लीकेबल हो गया? लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए। दूसरा पार्ट किस पे एप्लीकेबल हो गया? बार काउंसिल्स पे एंड ऑल इंडिया बार पे, ठीक है। तो इस एक्ट के थ्रू एडवोकेट्स पे भी ये नज़र रखे हुए या फिर लागू हो रहा है एडवोकेट्स पे भी, और ये साथ में लागू हो रहा है ऑल इंडिया बार पे भी और बार काउंसिल्स ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स पे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रीलिमिनरी की बातें करें तो प्रीलिमिनरी में एडवोकेट्स एक्ट शॉर्ट टाइटल हो गया। शॉर्ट टाइटल के अलावा एक्सटेंड कहाँ तक हो रहा है, इसका विस्तार कहाँ है? होल ऑफ इंडिया पे है। और इसका कमेंसमेंट कब हो रहा है? ऑन सच डेट। वो डेट कौन सी है? तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे फुटनोट नंबर 4 है। फुटनोट नंबर 4 के नीचे दिया है 31/1/1974। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू गाइस। एक बार इसे बड़ा कर लेते हैं हम, है ना। हाँ, बड़ा करने के बाद आप इसे देखो 1974 में ये एनफोर्समेंट में आया था। 31/1 यानी 31 जनवरी 1974 इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट है। डेट ऑफ एनफोर्समेंट, इनेक्टमेंट, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, ये सब इंट्रोडक्शन टू बेयर एक्ट वाली वीडियो में पड़ा हुआ है, आप देखें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। उसके बाद अपन आते हैं नीचे। डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं फॉर डिफरेंट प्रोविजंस, ये ठीक है। फिर डेफिनेशन क्लॉज पे आइए। डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहली डेफिनेशन है एडवोकेट की। एडवोकेट होता कौन है? एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट एंटर्ड इन एनी रोल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस रोल के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं, किसी भी रोल में, मतलब स्टेट बार काउंसिल एक रोल बनाता है। रोल बेसिकली क्या है? आपकी अटेंडेंस शीट जैसी एक शीट होती है, एक रजिस्टर होता है, जिसमें जितने भी एडवोकेट्स उस स्टेट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके सब के नाम डेट वाइज अपन चढ़ा देते हैं, उसे अपन रोल कहते हैं, ठीक है। तो जिस भी एडवोकेट का नाम रोल के अंदर रजिस्टर हो गया, जिस भी लॉयर का नाम, उसे अपन एडवोकेट का दर्जा दे देंगे। द अपॉइंटेड डे इन रिलेशन टू एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मीन्स द डे ऑन विच द प्रोविजन कम इन टू दिस फोर्स। ये सब कोई काम का नहीं है। बार काउंसिल कहाँ डिफाइंड है? बार काउंसिल सब क्लॉज डी में डिफाइंड है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहाँ डिफाइंड है? ये दोनों अलग है। जब भी वो बार काउंसिल बोलेंगे उनका मतलब स्टेट बार काउंसिल से होगा, जब भी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलेंगे उनका मतलब ऑल इंडिया बार से होगा, ठीक है। क्लियर डिस्टिंक्शन है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बन रही है सेक्शन नंबर 3 में, और बार काउंसिल बन रही है सेक्शन नंबर 3 में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बन रही है सेक्शन नंबर 4 में, ठीक है। अब लॉ ग्रेजुएट कौन होगा? देखिए,
लॉ ग्रेजुएट जो है मीन्स अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। अब इन्होंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दे दी, पर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ऑल इंडिया बार के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना है, देन दैट यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, देन योर डिग्री हैज नो वैल्यू, यू कैन नॉट प्रैक्टिस इनसाइड इंडिया। ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर्स कौन होंगे? लीगल प्रैक्टिशनर्स एडवोकेट्स ही होते हैं बेसिकली, पर और भी चीज़ों को कवर करते हैं। हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या पहले जो मुख्तार का कॉन्सेप्ट था, उन्हें भी अपन लीगल प्रैक्टिशनर्स कहते थे। आगे बढ़ जाइए। रोल का मतलब रोल ऑफ एन एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट। तो रोल मैंने समझाया अटेंडेंस शीट जैसी चीज़ होती है जो कि बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल्स अपने यहाँ मेंटेन करती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी मेंटेन करती है। तो उसमें जितने भी लोग स्टेट में रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, उन सबके नाम हायरार्की में लिख दिए जाते हैं। पहला जो पार्ट रहता है रोल का, उसमें सीनियर एडवोकेट रहते हैं। जो दूसरा पार्ट रहता है रोल का, उसमें बाकी एडवोकेट्स रहते हैं। इनकी जो हायरार्की रहती है, सीनियरिटी रहती है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रीज रहती है। किसी की अगर एंट्री पहले की गई है तो वो दूसरे लॉयर से ज़्यादा सीनियर कहलाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट रोल मीन्स द रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट बार काउंसिल अंडर सेक्शन 17। उसके बाद बात करते हैं आगे स्टेट बार काउंसिल। देयर शैल बी अ बार काउंसिल। ठीक है। अब ये कहाँ दिया है? सेक्शन नंबर 3 में। चैप्टर 2 क्या है? बार काउंसिल्स। पहला चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर था प्रीलिमिनरी। आपके प्रीएम्बल या फिर लॉन्ग टाइटल में किस चीज़ की बात करी गई थी? दो काम कर रहा है ये बेयर एक्ट। पहला काम कर रहा है लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए रूल्स मेकिंग बना रहा है और उन्हें गवर्न कर रहा है। दूसरा पार्ट ये कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार काउंसिल्स। दो तरह की बार काउंसिल्स, नेशनल बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल। अब ये जो बार काउंसिल्स हैं उनको डील किया गया है चैप्टर नंबर 2 में। सबसे पहले सेक्शन नंबर 3 में बात कर रहे हैं स्टेट बार काउंसिल की। ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। अब बार काउंसिल में कौन कौन मेंबर रहेंगे ये इंपॉर्टेंट है। सब क्लॉज 2 में इसकी बात करी गई है। इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ आसाम, नागालैंड, मेघालय, और ये सब बातें की गई हैं। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद इन केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल फंसेंगे। बेसिकली सब क्लॉज बी ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए जितने इलेक्टोरल कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि मान लीजिए स्टेट बार काउंसिल का किसी को मेंबर बनना है, राइट, तो कितने मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम स्टेट बार काउंसिल में, इसकी बात सब क्लॉज बी कर रहा है। ये बेसिकली ये कह रहा है कि जहां पे 5000 से कम वकील हैं किसी भी एक स्टेट में, नंबर ऑफ advocates on the roll are less than 5000, then in that case the maximum members of bar state bar council would be 15 रहेंगे। अगर 5000 से कम की जनसंख्या है एडवोकेट्स की तो उसे स्टेट में, स्टेट बार काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे? 15। अगर यही जनसंख्या बढ़ के 5000 से ज़्यादा बट 10,000 से कम है तो आपके मेंबरशिप हो जाएंगी 20, मैक्सिमम मेंबर्स 20 आपके हो सकते हैं। अगर यही जनसंख्या 10,000 से ऊपर निकल जाती है तो मैक्सिमम मेंबर्स कितने रहेंगे? 25 से ऊपर मेंबर्स कभी भी नहीं रहेंगे। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जितने भी मेंबर्स आपके स्टेट बार काउंसिल में आ रहे हैं इलेक्टेड होके, उनमें से कम आधे मेंबर्स जो हैं, 1/2 of such elected members shall subject to any rules that may be made in this behalf by the Bar Council of India be persons who have at least 10 years on state role। मतलब कि 10 साल का उन्हें एज अ एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनका स्टेट बार काउंसिल में जो रोल के अंदर जो उनका नाम लिखा हुआ है उसमें कम से कम 10 साल हो जाने चाहिए। आधे मेंबर्स, मान लीजिए 20 मेंबर्स आपके स्टेट बार काउंसिल में है तो 10 मेंबर्स कम से कम ऐसे होने चाहिए जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर है। ठीक है। फिर नीचे आ जाइए। इसके बाद सेक्शन नंबर 4 बात करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन कौन मेंबर रहेगा? तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या हुआ? एक्स ऑफिशियो का मतलब इट इज रिलेटेड टू डेजिग्नेशन, नॉट द पर्सन। एनीवन हु बिकम्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विल ऑटोमेटिकली बी अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है।
फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आ गया। अच्छा, ये हायरार्की में भी ऊपर ही नीचे हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हायरार्की में सबसे ऊपर है, इन्हें प्री ऑडियंस में सबसे ऊपर रखा गया है। उसके बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा मेंबर है 1 मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अपन ने 2 लोग बिठा ले जो सेंटर के थे, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जो बाकी लोग हैं वो हर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए एक एक आदमी है। तो इस तरीके से जैसे नीति आयोग बनता है वैसे यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अपन पहुंच जाते हैं सेक्शन नंबर 6 पे, फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स। अब स्टेट बार काउंसिल के क्या क्या फंक्शन है, तो फंक्शंस क्या क्या हैं, एडमिट करेगा पर्सन एज एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल। दूसरा क्या है, प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, उन रोल को मेंटेन करेगा, प्रिपेयर करेगा। एंटरटेन एंड डिटरमाइन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एडवोकेट्स ऑन इट्स रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना सिलेबस देखा हो तो सिलेबस आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। उसमें एक पार्ट बात करता है केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, एडवोकेट एक्ट बेसिकली बात करता है कि अगर कोई एडवोकेट ड्यूरिंग प्रैक्टिस मिसकंडक्ट करता है, वो मिसकंडक्ट अभी नीचे आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा शेड्यूल में। अगर कोई एडवोकेट प्रोफेशनली कोई मिसकंडक्ट करता है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में यही होगा कि उसे उनके केसेस का निवारण कौन करेगा, उनके केसेस का निवारण करेगा स्टेट बार काउंसिल। ये फंक्शंस किसके चल रहे हैं, स्टेट बार काउंसिल के। अच्छा, स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेट करेगा। यहाँ भी हायरार्की आप समझ लीजिए, सबसे पहले ऑल इंडिया बार या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया आएगा, उसके नीचे सारे जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वो सब उसके नीचे काम करेंगे। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन हमेशा किसका रहेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। रूल मेकिंग पावर स्टेट के पास है पर उसे अप्रूवल कौन देगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एडवोकेट के राइट, प्रिविलेज और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना ये भी इनका काम है। टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म ये भी इन्हीं का काम है। टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ये भी इन्हीं का काम है। टू प्रोवाइड फॉर इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स ये भी इन्हीं का काम है, स्टेट बार काउंसिल का। स्टेट बार काउंसिल में कंस्टिट्यूट 1 और मोर फंड्स। अब देखिए फंड्स भी बना सकते हैं स्टेट बार काउंसिल। वो फंड किस किस काम में आने वाला है ये अपन डिस्कस करते हैं। 1 मिनट बस। चलिए आ जाइए। अब स्टेट बार काउंसिल क्या करता है, स्टेट बार काउंसिल में कंस्टिट्यूट 1 और मोर फंड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइज वेलफेयर स्कीम्स, गिविंग लीगल एड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ और एस्टैब्लिशिंग लॉ लाइब्रेरीज। इन सब के लिए फंड बना सकता है। अब फंक्शन की बात करें तो पहले अपन ने स्टेट बार काउंसिल के फंक्शन की बात करी सेक्शन 6 में। अब सेक्शन 7 में अपन बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 में अपन ने बात करी थी स्टेट बार काउंसिल का गठन। सेक्शन 4 में बात करी थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन। फिर उसके बाद 6 में उनका फंक्शन था स्टेट बार काउंसिल का और 7 में फंक्शन हो गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी, टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स फॉर एडवोकेट। केस चलाएगा कौन, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, स्टेट बार काउंसिल। उसके स्टैंडर्ड्स कौन सेट करेगा, आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय इट्स डिसिप्लिनरी कमिटी एंड द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ ईच स्टेट बार काउंसिल टू सेफगार्ड द राइट, प्रिविलेजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द एडवोकेट्स। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल फंक्शंस है जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए। अब देखिए आई है बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप पे डायरेक्टली एप्लीकेबल हो रहा है। जब आप फॉर्म भरोगे, अंडरटेकिंग दोगे तो आपने ये प्रोविजन जरूर पढ़ा होगा। 7 का आई, टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये किसका काम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है। टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉ शैल बी क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट and for that purpose to visit and inspect university or cause the state bar councils to visit and inspect universities in accordance with such directions as it may give in this behalf। तो सीधी सीधी बात ये कह रहे हैं कि आप जब भी कोई यूनिवर्सिटी लॉ पढ़ाएगी तो उसे रिकॉग्निशन किसका लगेगा, उसे रिकॉग्निशन लगेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन नहीं देती है तो इसका मतलब क्या होगा कि उन लॉ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है, उनकी डिग्री 0 है।
उनकी डिग्री के बेसिस पे आप लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, राइट। To recognize on a reciprocal basis foreign qualifications in law obtained outside India for the purpose of admission as an advocate under this act। अब इस रूल के तहत क्या हुआ था, पिछली साल एक नोटिफिकेशन आया था, आप लोगों को याद हो कि फॉरेन लॉयर्स को अलाउ कर दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए, नॉट इनसाइड द कोर्ट बट प्राइवेट प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी देने के लिए या ये सब करने के लिए, वो भी इसी रूल के अंदर किया गया है, ठीक है। आईसी अब देखिए टर्म कितना रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, तो कितना है 5 साल। कोई भी बार काउंसिल का सदस्य चुना जाता है तो उसे कितने समय तक वो स्टेट बार काउंसिल का मेंबर रहता है, 5 साल तक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमेटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन, अब मान लीजिए इलेक्शन नहीं हो पा रहा है 5 साल के भीतर, तो क्या करेगा, किसी भी स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन नहीं हो पा रहा, 5 साल निकल गए, उस कंडीशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाएगी और वो स्पेशल कमेटी फिर गवर्न करेगी स्टेट बार काउंसिल को। उनके मेंबर्स का तो 5 साल बाद उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, फिर वो मेंबर्स एज अ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल नहीं कहलाते हैं जैसे ही वो 5 साल पूरे होते हैं। तो अगर उस बीच में इलेक्शन दोबारा नहीं हो पाए तो कौन गवर्न करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, किसके थ्रू, सिलेक्शन ए स्पेशल कमेटी के थ्रू। स्पेशल कमेटी में कौन कौन रहेगा, स्पेशल कमेटी में रहेगा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल, और उनके अलावा कौन रहेगा, उनके अलावा रहेगा फिर अपना चेयरमैन, है ना, वो चेयरमैन रहेगा, और फिर उसके बाद बाकी मेंबर्स होंगे। 2 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल रोल से कोई भी 2 मेंबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया बुला लेगा, और वो क्या करेंगे, फिर वो ऐसे 3 मेंबरों की कमेटी बन जाएगी जो कि स्पेशल कमेटी होगी। 5 साल का टर्म हो गया है, दोबारा इलेक्शन हुआ नहीं है, तो दोबारा इलेक्शन नहीं होगा तो फिर स्टेट बार काउंसिल चलाएगा कौन, स्पेशल कमेटी। स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसमें 3 मेंबर रहेंगे, एक मेंबर की तो बात कर ली, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, बाकी 2 मेंबर कौन होंगे, बाकी 2 मेंबर नॉमिनेट करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कहाँ से नॉमिनेशन आएंगी, स्टेट बार के रोल में जो नाम लिखे हैं एडवोकेट्स के, उनमें से किसी भी 2 व्यक्ति को वो बुला सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी की बात करें। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 9, ये कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा, हमेशा ही इंपॉर्टेंट है। अ बार काउंसिल शैल कंस्टिट्यूट 1 और मोर डिसिप्लिनरी कमेटी। अब ये बार काउंसिल कौन सी बार काउंसिल है, ये स्टेट बार काउंसिल है, ठीक है। अगर उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रेफर करना होता तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही लिखते, ठीक है। तो ये बार काउंसिल स्टेट कंस्टिट्यूट करेगा 1 और मोर डिसिप्लिनरी कमिटीज, एक या एक से अधिक, ईच ऑफ विच शैल कंसिस्ट ऑफ 3 पर्सन्स। हर डिसिप्लिनरी कमेटी में कितने लोग होंगे, 3, ऑफ हुम 2 शैल बी पर्सन्स इलेक्टेड बाई द काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट इट मेंबर्स। अब ये जो 3 पर्सन हैं उनमें से जो 2 लोग हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट करे जा रहे हैं काउंसिल के अपने मेंबरशिप से। मान लीजिए किसी बार काउंसिल में 20 मेंबर्स थे, ठीक है। अब वो जो यानी जनसंख्या कितनी हुई, 5000 से लेके 5000 से ऊपर पर 10,000 से कम, है ना, इतनी मेंबरशिप हुई एडवोकेट्स की। तो वहाँ पे मान लीजिए 20 आपके मेंबर्स हैं, तो 20 मेंबर्स वोटिंग करेंगे, वोटिंग करके किसी 2 लोगों का चुनाव करेंगे और वो 2 लोग किसका हिस्सा बन जाएंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी का, है ना। एंड द अदर, अब जो तीसरा व्यक्ति की बात करें तो 2 तो यहाँ से इलेक्ट हो गए, जो अदर मेंबर है शाल बी अ पर्सन कोऑप्टेड बाय द काउंसिल फ्रॉम अमंगस्ट एडवोकेट्स हु पोजेसेस क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन 3(2). में क्या क्वालिफिकेशन है, कम से कम 10 साल का अनुभव। तो अब बार काउंसिल में 2 लोग तो इलेक्ट हो गए फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स, और बाकी जो एक सदस्य था उसे कहाँ से लाया जा रहा है, एंड अदर शाल बी अ पर्सन कोऑप्टेड बाय द काउंसिल। काउंसिल क्या करेगी, किसी भी एक व्यक्ति को जो स्टेट रोल में रजिस्टर है उसको ले आएगी, नॉमिनेट टाइप का कर लेगी, ठीक है। तो ऐसे 3 मेंबर बन गए। अब देखिए इनमें चेयरमैन कौन बनेगा, जो उन तीनों में सबसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट रहेगा वो आपका चेयरमैन बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमेटी। अब लीगल एड कमेटी में कितने लोग रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमेटी। तो देखो एक कमेटी अपन ने पढ़ ली डिसिप्लिनरी कमेटी, दूसरी एक पढ़ ली अपन ने स्पेशल कमेटी। स्पेशल कमेटी कौन बना रही थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डिसिप्लिनरी कमेटी कौन बना रही है, स्टेट बार काउंसिल।
फिर 9A में बात करें अगर अपन लीगल एड कमेटी की, तो लीगल एड कमेटी भी कौन बना रहा है? स्टेट बार काउंसिल। अब बार काउंसिल में कंस्टिट्यूट वन और मोर लीगल एड कमेटी, जिसमें कितने मेंबर होंगे? 9, ज़्यादा से ज़्यादा 9, कम से कम 5, तो 5 से लेके 9 मेंबर्स। बस ये सदस्यता इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डिसिप्लिनरी कमेटी के अलावा और कौन सी कमेटी बना सकता है? तो देखो यहाँ पे इन्हें क्लैरिफाई कर दिया, अ स्टेट बार काउंसिल शैल कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटीज। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी जिसमें 5 मेंबर्स इलेक्टेड रहेंगे, एक एनरोलमेंट कमेटी रहेगी जिसमें 3 मेंबर्स रहेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन सी कमेटी बनाएगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया कमेटी बनाएगा एन एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें कितने मेंबर्स रहेंगे? 9 सदस्य रहेंगे। एक लीगल एजुकेशन कमेटी रहेगी जिसमें कितने सदस्य रहेंगे? 10 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 10B पर। 10B बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल। अब एक बार आप किसी के सदस्य बन गए या बनने चाहते हैं, आपका डिस्क्वालिफिकेशन किन बेसिस पे होगा? तो अगर कोई एक मेंबर है स्टेट बार काउंसिल का जिसको इलेक्ट करके बनाया गया है, वो विदाउट गिविंग एनी सफिशिएंट कॉज 3 कंजिक्यूटिव मीटिंग से एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन में उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है इफ हिज नेम इज फॉर एनी अदर कॉज रिमूव्ड फ्रॉम द रोल ऑफ एडवोकेट। मान लीजिए मैं दिल्ली स्टेट बार काउंसिल का सदस्य हूं and I get transferred to Madhya Pradesh State Bar Council. Then on the day on which I am transferred, मेरी सदस्यता from the Bar Council of the state से भी खत्म हो जाएगी। मैं उस स्टेट का एडवोकेट तो रहा ही नहीं, पर जो एक बार काउंसिल बनी थी उस स्टेट की, उसकी सदस्यता भी मैंने खो दी। ठीक है, यहाँ बार काउंसिल से मेरा मतलब है जो वो 20 चुने हुए लोग हैं। ठीक है, अब स्टाफ ऑफ बार काउंसिल इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट्स और ऑडिट इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 इलेक्शन टू बार काउंसिल्स नॉट टू बी कंसर्न्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। इसका सिर्फ मार्जिनल नोट इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्जिनल नोट होता है ये जो इसका नाम है, इसको अपन मार्जिनल नोट कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 पे। 15 कहता है पावर टू मेक रूल्स। तो रूल्स दोनों बना सकते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी और बार काउंसिल ऑफ स्टेट भी। यहाँ स्टेट बार काउंसिल की बात कर रहे हैं। ये रूल कितने भी बना लें, इन्हें अप्रूवल किसका चाहिए? इन्हें अप्रूवल चाहिए है। नो रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन बाय ए स्टेट बार काउंसिल शैल हैव इफेक्ट अनलेस दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इससे आपको हायरार्की समझ में आ रही होगी कि इनके स्टेट बार काउंसिल के बॉसेस कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये रूल बनाएंगे, उन्हें अप्रूव कौन करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। एडमिशन कैसे होगा और उनका एनरोलमेंट एडवोकेट्स का कैसे होगा, तो वो दिया गया है आपका सेक्शन नंबर 16 में। वो क्या बात कर रहा है? सीनियर एंड अदर एडवोकेट्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली डिस्टिंक्शन कर दिया, 2 कैटेगरी बना दी। एक तो हो गया नॉर्मल एडवोकेट्स, एक हो गया सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स जो रहेंगे वो डिस्टिंक्शन है, वो कौन देता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। किनको देता है? जो कि एबिलिटी, स्टैंडिंग एट द बार और स्पेशल नॉलेज या एक्सपीरियंस इन लॉ होगा, एंड ही इज डिजर्विंग सच डिस्टिंक्शन। तो देखिए, एक होते हैं नॉर्मल लॉयर्स और एक होते हैं सीनियर एडवोकेट्स। सीनियर एडवोकेट्स एक डिस्टिंक्शन है, एक डेजिग्नेशन है, जिसे कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप, आई एम श्योर, आप जो भी लिटिगेंट्स या फिर लीगल प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं, एडवोकेट प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी का सपना होगा कि कभी ना कभी मैं सीनियर एडवोकेट बनूं। राइट, आगे बढ़ते हैं। Senior advocate shall in the matter of their practice be subject to such restrictions as Bar Council of India may in the interest of legal profession prescribe। ठीक है, ये तो बात ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई सीनियर एडवोकेट कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो सीनियर एडवोकेट, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस में रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, वो खुद ब्रीफ नहीं सुन सकते, उन्हें हमेशा कोई एक लॉयर ब्रीफ करेगा, डायरेक्ट क्लाइंट से वो डीलिंग नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं प्रैक्टिस में। तो अगर वो डिज़ायर नहीं करना चाहता तो बार काउंसिल जो है उसे ग्रांट द एप्लीकेशन एंड द रोल शैल बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंगली। अब देखिए, जो आपका रोल रहेगा ना,
रोल बड़ी अच्छी चीज़ है। रोल में सारी अटेंडेंस शीट है, सारे लोग जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबका नाम एक जगह पे रजिस्टर कर दिया, उसे अपन ने रोल बोल दिया। रोल 2 पार्ट का बनता है। पहले पार्ट में हमेशा सीनियर एडवोकेट का नाम रहेगा। ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट रोल ऑलवेज द नेम ऑफ सीनियर एडवोकेट विल बी देयर, एंड ऑन द सेकेंड पार्ट द नेम ऑफ अदर एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिसिंग इनसाइड द स्टेट, देयर नेम्स वुड बी देयर। तो दिस इज अ डिस्टिंक्शन, अ फाइन बट सर्टेन डिस्टिंक्शन। लॉ रिकॉग्नाइजेस सीनियर एडवोकेट्स एज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी, ठीक है, वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। एवरी स्टेट बार काउंसिल, देखिए 17 में दिया है, एवरी स्टेट बार काउंसिल शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन अ रोल ऑफ एडवोकेट्स इन विच शैल बी एंटर्ड द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ, जितने भी एडवोकेट्स हैं उन सबके नाम इसमें जोड़े जाएंगे। अब देखिए इसमें जो बात मैंने आपको बताई थी, ईच सच रोल ऑफ एडवोकेट्स सबसेक्शन 2 में shall consist of 2 parts, 2 parts में रहेगा। पार्ट नंबर 1 किस बारे में बात कर रहा है? द फर्स्ट पार्ट कंटेनिंग द नेम्स ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, the first part containing the names of senior advocates and the second part the name of other advocates। पहले पार्ट में सीनियर एडवोकेट्स का नाम, अदर पार्ट में दूसरे एडवोकेट्स का नाम, है ना। एंट्रीज इन ईच पार्ट ऑफ रोल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन, वो किस हिसाब से एंट्री करी जाएगी? अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ देयर सीनियरिटी। जो जितना सीनियर से इन द सेंस जिसका जिस दिन नाम रजिस्टर हुआ, वो उतनी उसकी सीनियरिटी बनती जाएगी, वो ऐसे ऐसे ऊपर आता जाएगा। अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में उसकी सीनियरिटी बनी रहेगी, उसका नाम बीच में कहीं लगाया जाएगा इन द ऑर्डर ऑफ हिज सीनियरिटी। मान लीजिए 7 साल में दिल्ली में प्रैक्टिस करके फिर मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, तो 7 साल की जो ये मेरी सीनियरिटी है ये उस रोल में भी मेंटेन रहेगी, मध्य प्रदेश के रोल में भी। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। Entries in each part of the roll of advocates prepared and maintained by the State Bar Council under this section shall be in the order of seniority। Seniority के हिसाब से। Seniority कैसे डिटरमाइंड होगी? जिस डेट को आपका एनरोलमेंट हुआ है उस डेट के हिसाब से सीनियरिटी मेंटेन होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है सीनियरिटी कैसे डिटरमाइन होगी? शाल बी डिटरमाइंड बाय द डेट ऑफ सच एनरोलमेंट और एडमिशन एज द केस में बी। जिस डेट को आपका एनरोलमेंट या फिर एडमिशन हुआ था उस डेट से आपकी सीनियरिटी डिटरमाइन होगी। नो पर्सन शैल बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ मोर देन 1 स्टेट बार काउंसिल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या एक एडवोकेट एक से ज्यादा स्टेट बार काउंसिल में एडमिशन ले सकता है? तो यार आंसर इज अ बिग नो। सिर्फ एट अ टाइम आप एक ही स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बन सकते हैं, राइट। ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम 1 स्टेट रोल टू अनदर स्टेट रोल। एक सेकेंड, अपन बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ नेम फ्रॉम 1 स्टेट रोल टू अनदर। अब एक स्टेट से दूसरे रोल में ट्रांसफर करने के लिए सेक्शन 18 में दिया गया है आपको एप्लीकेशन कहाँ लगानी है। मान लीजिए आपका दिल्ली से आपको मुंबई ट्रांसफर, महाराष्ट्र आपको ट्रांसफर लेना है, तो आप एप्लीकेशन कहाँ लगाओगे? आप एप्लीकेशन लगाएंगे आपकी रिस्पेक्टिव बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में, ना कि आप एप्लीकेशन लगाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ना कि किसी स्टेट बार काउंसिल में। क्या कोई पैसे लगेंगे आपके इसमें? तो आंसर इज नो। एज पर द बार काउंसिल ऑफ, एज पर एडवोकेट्स एक्ट 1961 कोई आपके इसमें पैसे नहीं लगेंगे। एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? एप्लीकेशन जाएगी आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास फॉर द ट्रांसफर ऑफ हिज नेम फ्रॉम द 1 स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फी, यानी कि कोई पैसा आपका नहीं लगेगा ट्रांसफर कराने में। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। 3000 तो दिल्ली ही ले लेता है ट्रांसफर कराने के, तो ये तो नहीं होता है। तो पेमेंट ऑफ एनी फी का कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ये साफ साफ लिखा है, कहाँ लिखा है? एडवोकेट्स एक्ट 1961 में। द रोल ऑफ द अदर स्टेट बार काउंसिल एंड द स्टेट बार काउंसिल कंसर्न शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्शन। जैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश दिया उसी तारीख को क्या हो जाएगा? आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब किन लोगों का ट्रांसफर नहीं होगा? जिनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है। किसी भी एडवोकेट के खिलाफ अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चलता है तो उस एडवोकेट का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
अदर स्टेट में। अगर बार काउंसिल को लगता है कि ही हैज कम विथ मैलाफाइड इंटेंशंस, उसकी जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो बोनाफाइड नहीं है, देखिए बोनाफाइड लिखा है, अगर वो बोनाफाइड नहीं है तो उसका ट्रांसफर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिजेक्ट कर देगा। ट्रांसफर होने पे क्या सीनियरिटी पे फर्क आएगा? तो ट्रांसफर होने पे सीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। ही शैल रिटेन द सेम सीनियरिटी इन द लैटर रोल टू विच ही वाज एंटाइटल्ड इन द फॉर्मर रोल। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आ जाइए, हाँ, स्पेशल प्रोविजन फॉर एनरोलमेंट ऑफ सर्टेन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स। अब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स के एनरोलमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर इन्हें यहाँ पे दिया गया है, तो ये कुछ काम का नहीं है, पुराने एडवोकेट्स की बात कर रहे हैं। 21 पे आ जाइए, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग सीनियरिटी वेयर द डेट ऑफ सीनियरिटी ऑफ 2 और मोर पर्सन इज सेम। ये कैसे होगा? सेक्शन 21 की पहली लाइन है वेयर द डेट ऑफ सीनियरिटी इज सेम। अब ये सेम सीनियरिटी कैसे होगी? मान लीजिए मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, मेरे जो दोस्त हैं मुझसे 5 साल बड़े हैं, ठीक है, हम दोनों गए दिल्ली बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कराने सेम डेट पे, यानी आज 5 तारीख को हम लोग गए, तो हम दोनों उस बेसिस पे तो एक से हैं, हम दोनों ही मतलब कि हमारी सीनियरिटी तो सेम है। पर मान लीजिए डिस्प्यूट आ जाती है हम दोनों के बीच में कि हम दोनों में से भी सीनियर कौन है, तो उसका आंसर होगा जो 5 साल मुझसे बड़ा है। फिर एज फैक्टर आ जाएगा, अगर डेट ऑफ एनरोलमेंट सेम है तो सीनियरिटी डिटरमाइन होगी एज पर द एज। ठीक है, एज शैल बी रिकन्ड एज सीनियर टू अनदर, द वन इन सीनियर इन एज शैल बी रिकन्ड एज सीनियर टू द अदर। ठीक है, साफ साफ लिखा है। अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट पे। सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट कब इशू होगा? देयर शैल बी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बाय द स्टेट बार काउंसिल। कौन पास करेगा, कौन इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट? सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट इशू किया जाएगा स्टेट बार काउंसिल द्वारा टू एवरी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रोल ऑफ एडवोकेट्स मेंटेन्ड बाय इट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, किसको होगा? टू एवरी पर्सन, हर उस पर्सन का जिसका नेम एंटर हो गया किसमें? एडवोकेट्स के रोल में। ठीक है, प्रोविजनली आप रजिस्टर करते हैं, प्रोविजनली आपको एक रोल का नंबर मिलता है, पर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट तभी तक वैलिड है जब आप 2 साल के भीतर AIB का एग्जाम पास कर लें, है ना। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ, और वो आपका सर्टिफिकेट COP जो है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो भी रोक लेते हैं जब तक वो इशू नहीं करेंगे, जब तक आप AIB पास ना कर लें। अब राइट ऑफ प्री ऑडियंस, ये बड़ा मजेदार सेक्शन है। राइट ऑफ प्री ऑडियंस का मतलब क्या होगा कि जब भी ये कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स खड़े होंगे कहीं भी किसी भी कोर्ट में, तो सबसे पहले इन्हें सुना जाएगा, उसके बाद किसी को सुना जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी हुएवर ही मे बी रिप्रेजेंटिंग। अब वो हायरार्की क्या है? सबसे पहले आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हर उस लॉयर के ऊपर प्री ऑडियंस है जो प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया में, है प्री ऑडियंस ओवर ऑल दी अदर एडवोकेट्स। दूसरे नंबर पे आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर ऑफ जनरल की अटॉर्नी जनरल को छोड़ के बाकी सबके आप कहना चाहिए सामने प्री ऑडियंस का राइट किसके पास है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बाद आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बाद आते हैं सेकेंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। उसके बाद आते हैं आपके स्टेट के मुखिया जो होते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के बाद कौन आता है? एडवोकेट जनरल के बाद आते हैं सीनियर एडवोकेट्स, जो डिस्टिंक्शन अपन ने पढ़ा था सीनियर एडवोकेट्स का, फिर वो आते हैं सीनियर एडवोकेट्स, और उसके बाद फिर आते हैं सेम। उसके बाद अगर 2 एडवोकेट्स हैं और 2 एडवोकेट्स में सीनियरिटी, एक की सीनियरिटी ज़्यादा है दूसरे से, तो उसको प्री ऑडियंस का राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन है जो एडवोकेट बन सकता है? पर्सन हु मे बी एडमिटेड एज एडवोकेट ऑन अ स्टेट रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 24। इसमें डबल गोला मारिए, डायरेक्ट सवाल आएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 21 साल का होना चाहिए, यानी एक एडवोकेट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 21 ईयर्स। तीसरी कंडीशन है उसकी डिग्री होनी चाहिए लॉ में। ये 3 ही कंडीशंस हैं जो आपकी कंडीशंस है। इसके अलावा रिकॉग्निशन चाहिए उस यूनिवर्सिटी का, बस इतनी ही बात इन्होंने बोली है। जो लॉ की डिग्री है दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
For the purpose of this section, a person shall be deemed to have obtained a degree in law from a university in India on the date on which the results, अब किस दिन से मान लिया जाएगा कि आपको डिग्री मिल गई, उस दिन से माना जाएगा जिस दिन यूनिवर्सिटी ने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मली डिग्री मिले उसी दिन से हम माने आपको कि आप पास हो चुके हैं, नहीं, आप पास किस दिन से मान लिए जाओगे या ग्रेजुएट किस दिन से मान लिए जाओगे, जिस दिन यूनिवर्सिटी ने आपके रिजल्ट पब्लिश कर दिए, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज एडवोकेट ऑन द स्टेट रूल, अब डिस्क्वालीफाई हो रहा है ना। अगर ऑफेंस हो गया मोरल टर्पिट्यूड से रिलेटेड, ऑफेंस कर दिया उसने अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, या उसे किसी स्टेट ऑफिस से रिमूव कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स, पर अगर इन सारी घटनाओं को 2 साल से अधिक हो चुके हैं तो वापस से फिर वो क्वालिफाई हो जाएगा स्टेट रोल में एनरोल होने से, ठीक है। 3 डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड दिए हैं, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ऑफेंस या फिर कमिट कर दिया अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, या फिर उसे किसी स्टेट में ऑफिस में नौकरी कर रहे थे वो, उन्हें निकाल दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, तो ये तीनों लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम एनरोलमेंट इन द स्टेट बार काउंसिल। अब एप्लीकेशंस किसको दोगे आप, स्टेट बार काउंसिल को दोगे। आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर होना है तो आप किसे दोगे एप्लीकेशन, एनरोलमेंट कमेटी के पास बेसिकली आप जाओगे और वो एनरोलमेंट कमेटी के पास आप एप्लीकेशन दोगे कि सर फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस आई विश टू प्रैक्टिस अंडर योर स्टेट, ठीक है। फिर डिस्पोजल ऑफ एडमिशन अपन देख लेते हैं, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन एज एन एडवोकेट, तो एवरी एप्लीकेशन उसका डिस्पोजल कौन करेगा, एनरोलमेंट कमेटी, जैसे मैंने बताया। आप एप्लीकेशन दोगे उसे सुनवाई कौन करेगा, उसकी एनरोलमेंट कमेटी। अगर कोई व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन से अनड्यू इन्फ्लुएंस करके फ्रॉड करके अपने आप को रजिस्टर करा लेता है अंडर द स्टेट रूल, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया फिर उसका नाम स्ट्राइक आउट करवा सकती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड करके अपने आप को रजिस्टर करा लेता है तो उसे हटाएगा कौन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर कोई एनरोलमेंट कमिटी है ऑफ द स्टेट बार काउंसिल proposes to refuse any such application, it shall refer the application for the opinion to the Bar Council of India. स्टेट की एनरोलमेंट कमेटी के पास कोई एप्लीकेशन आया कि सर आई वांट टू रजिस्टर माई सेल्फ विथ मध्य प्रदेश बार काउंसिल, द एनरोलमेंट कमेटी रिफ्यूजेस, तो फिर उसे रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा कि वाई आई एम रिफ्यूजिंग योर एडमिशन इनटू माई स्टेट, और ये रिफ्यूजल को उसे रेफर करना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फिर अल्टीमेटली डिसाइड करेगी वेदर दीज ग्राउंड्स आर जस्ट और नॉट, उसे फिर वापस से मैटर को रेफर कर देगी एनरोलमेंट कमेटी के पास और फिर एनरोलमेंट कमेटी अपना फैसला सुना देगी, ठीक है। कंफर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एनरोलमेंट कमेटी जब भी एक्ट करेगी तो स्वतः एक्ट नहीं करेगी, नॉट ऑन इज ओन, बट दे हैव टू रेफर द मैटर टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया फिर उसमें फैसला सुनाएगा एंड दैट वुड बी फाइनल। आगे बढ़ जाते हैं। पावर टू रिमूव नेम्स फ्रॉम द रूल, अब नेम रिमूव करने का पावर क्या है, स्टेट बार काउंसिल मे रिमूव फ्रॉम द स्टेट रूल द नेम ऑफ एनी एडवोकेट हु इज डेड और फ्रॉम हुम द रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड टू दैट इफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति मर गया है या उसने रिक्वेस्ट करी है कि सर मुझे अब आपके स्टेट में प्रैक्टिस नहीं करनी, तो उसका नाम रिमूव कर देगा कौन, स्टेट बार काउंसिल खुद रिमूव कर देगी। आगे बढ़ जाते हैं। एप्लीकेशन वंस रिफ्यूज नॉट टू बी एंटरटेन बाय अनदर काउंसिल एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। 27 बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या कह रहा है, अगर किसी भी स्टेट बार काउंसिल ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, मान लीजिए गुजरात ने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ फिर मध्य प्रदेश में, नहीं, मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। पहले आपको वो रीजन से लड़ना पड़ेगा क्यों आपका नाम हटाया गया, राइट। अब रूल मेकिंग पावर स्टेट के पास है, फिर उसके बाद ये रूल्स आपके कोई काम के नहीं है, बस एक चीज आपकी काम की है कि इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब राइट टू प्रैक्टिस किसके पास है, सिर्फ एडवोकेट्स के पास है। हु कैन प्रैक्टिस इनसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ, ओनली एडवोकेट्स, सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग हैं, टू बी द ओनली रिकॉग्नाइज्ड क्लास ऑफ पर्संस एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मैं करवा दूंगा, राइट।
राइट ऑफ एडवोकेट्स टू प्रैक्टिस। अब एडवोकेट्स के पास राइट है प्रैक्टिस का, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एवरी एडवोकेट हुज नेम इज एंटर्ड इन द स्टेट रूल शैल बी एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस थ्रू आउट द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि एडवोकेट ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया कहीं भी, तो फिर वो प्रैक्टिस कहाँ कर सकता है, थ्रू आउट द स्टेट वो प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, थ्रू आउट द इंडिया प्रैक्टिस कर सकता है। मैं मध्य प्रदेश में अपने आप को रजिस्टर करा रखा है रोल पे, मैं प्रैक्टिस क्या बिहार में कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं केरला में कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। इन ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, किसी भी अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अपीयरेंसेस इन पर्टिकुलर केसेस। अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को अलाउ कर सकता है कि यू कैन कम एंड अपीयर इन अ स्पेसिफिक केस ओनली, ठीक है, उसके सर्कमस्टेंसेस वैसे होंगे। एडवोकेट्स अलोन एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस, फिर से 33 में डाल दिया। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, ये रूल मेकिंग पावर ये कोई आपके काम के नहीं है। आगे बढ़ जाइए। अब चैप्टर 4, चैप्टर 5, इसी चैप्टर्स पे पूरे आपके केस लॉज आते हैं, सारे लैंडमार्क डिसीजंस इसी से रिलेटेड हैं। 35 बात करता है पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट। अगर एडवोकेट कोई मिसकंडक्ट करता है, जो गाइडलाइंस में दिया है मिसकंडक्ट की पूरी डेफिनेशन और सारे उसमें पॉइंटर्स दिए हैं मिसकंडक्ट के, पर अगर वो गिल्टी हो जाता है, किसके द्वारा, डिसिप्लिनरी कमेटी द्वारा पाया जाता है दैट ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, तो सबसे पहली बात तो आप उसे डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेज देंगे वो मामला, है ना। अब वो फिक्स करेगी डेट फॉर द हियरिंग ऑफ द केस और शैल कॉज अ नोटिस देयर ऑफ टू बी गिवन टू द एडवोकेट कंसर्न्ड एंड टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द इंडिया। तो दोनों को नोटिस जाएगा डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा। सबसे पहले जिस एडवोकेट की शिकायत आई है मिसकंडक्ट की, और दूसरा एडवोकेट जनरल यानी ये सुपरवाइजरी रोल में है सारे एडवोकेट्स के, ठीक है, तो उन दोनों को नोटिस जाएगा। अब एडवोकेट्स को वो कंसर्न एडवोकेट को नोटिस देने के बाद, आफ्टर गिविंग द एडवोकेट कंसर्न एंड द अटॉर्नी जनरल एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो क्या क्या कर सकता है, या फिर डिसमिस कर सकता है कंप्लेंट, या फिर रेप्रीमांड कर सकता है एडवोकेट को, यानी डांट डपट लगा सकता है, या फिर सस्पेंड कर सकता है, या फिर रिमूव कर सकता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन बी डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, अगर उसे सस्पेंड किया गया है तो उतने समय वो कहीं भी प्रैक्टिस लॉ की नहीं कर सकता। फिर उसके बाद डिसिप्लिनरी पावर्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल के पास क्या पावर है, वेयर ऑन अ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट और अदरवाइज बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी एडवोकेट हुज नेम इज नॉट एंटर्ड ऑन अ स्टेट रूल हैज बीन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल या फिर अदर मिसकंडक्ट, तो वो रेफर कर देगा केस को डिस्पोजल के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी के पास। अब डिसिप्लिनरी कमेटी 2 चरण में बन रही है, स्टेट बार काउंसिल के पास भी है और नेशनल बार या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भी है, तो वो अपनी बार काउंसिल के पास वो मैटर रेफर कर देगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, कोई एक एडवोकेट है जिसका नाम किसी भी स्टेट रोल में नहीं है। अब ये कब होगा, आप एडवोकेट बन गए पर स्टेट बार में आपका रोल में नाम ही नहीं है, तो उस सिनेरियो में फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको डिसिप्लिनरी कमेटी खुद की बना के उनको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए ट्रीट कर सकती है, राइट। प्रोसीजर वही है जो 35 में है, एडवोकेट जनरल की जगह अटॉर्नी जनरल यूज हो जाएगा वहां पे। अब डिस्पोजल कैसे होगा, एक्सपीडियसली होगा, है ना, और कितने पीरियड में कंक्लूड करना पड़ेगा, 1 साल में आपको कंप्लेंट आने की 1 साल के अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी को वो केस कंक्लूड करना पड़ेगा। अगर 1 साल के भीतर वो प्रोसीडिंग को कंप्लीट नहीं कर पाया तो प्रोसीडिंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके पास, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, राइट। अपील फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाएगी। आपकी स्टेट बार काउंसिल की कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग थी, उन्होंने कोई एक डिसीजन लिया, आप अभी भी अग्रीव्ड हैं, आप कहाँ जाएंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, वहां वो आपकी हो गई अपीलेट बॉडी, है ना। कितने दिन में अपील का पीरियड है, 60 दिन है अपील का पीरियड, 60 दिन में आपको अपील करनी पड़ेगी।
है ना। फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू हिम टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास अपील लेके जाने का कितना समय है, 60 डेज। और वो अपील सुनी किसके द्वारा जाएगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, वहाँ की डिसिप्लिनरी कमिटी द्वारा। अगर आप अभी भी डिससेटिस्फाइड हैं, है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपील में आपको सुन लिया, आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर आप कहाँ चले जाओगे, आप चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट। कितने दिन में, 60 दिन के भीतर। तो सेकंड अपील का भी प्रोविजन है। टाइम लिमिट कितनी दी गई है, 60 डेज। और कहाँ आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। एप्लीकेशन 5 और 12 की एप्लीकेशन हो गई, स्टे ऑर्डर हो गया, ये सब कुछ आपका काम का नहीं है, ये सब सारे सेक्शंस हो गए हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टे ऑफ ऑर्डर, ये भी कोई आपका काम का नहीं है, ये आपका सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्टरेशन इन रोल ऑफ एडवोकेट्स, ये भी कोई आपका काम नहीं है। पावर ऑफ डिसिप्लिन, ये आपका काम है। पावर क्या है आपका, सिमिलर टू सिविल कोड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कंटेम्प्ट के लिए भी आपके लिए चार्ज कर सकते हैं। फॉर्जरी अगर आप कर रहे हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट ला रहे हैं या फिर फॉल्स एविडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपको क्रिमिनल लायबिलिटी आप पे इम्पोज कर सकते हैं। तो कंटेम्प्ट की भी पावर है और ये पावर्स भी उनके पास हैं। ठीक है, ये उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा। समन्स वगैरह अगर इशू करवाने हैं तो किसी भी कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं समन्स वगैरह भेजने के लिए, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं। रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स बाय डिसिप्लिनरी कमेटी, तो रिव्यू खुद के ऑर्डर को जब आपको क्रॉस चेक करना हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिव्यू। रिव्यू का टाइम लिमिट कितनी है, 60 डेज। प्रोविजन का नंबर क्या है, 44। आगे बढ़ जाओ। अब मिसलेनियस में पेनल्टी है फॉर पर्सन्स इलीगली प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट्स एंड बिफोर अदर अथॉरिटीज। तो 6 महीने की सजा हो जाएगी अगर आप इलीगली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पनिशमेंट क्लॉज या फिर पीनल प्रोविजन कहाँ पर है, सेक्शन नंबर 45 में, मिसलेनियस पार्ट में। ठीक है, रेसिप्रोसिटी मतलब कि दोनों ही देश, जो मित्र देश हैं उसके, जैसे भारत और इंग्लैंड, ये दोनों मान लीजिए मित्र राष्ट्र हैं, दीज आर फ्रेंडली नेशंस। So whatever we allow, England will have to allow, and whatever England disallows, we also have to disallow. अगर इंग्लैंड हमारी मदद करता है तो हमें भी इंग्लैंड की मदद करनी पड़ेगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। अब इसमें क्या कह रहे हैं, वेयर एनी कंट्री स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रिवेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन ऑफ लॉ और सब्जेक्ट्स देम टू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन इन दैट कंट्री। अगर मान लीजिए इंग्लैंड में इंडियन लॉयर्स को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा, तो इंडिया में भी इंग्लैंड लॉयर्स को प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा। वही ये प्रोविजन 47 कह रहा है। आगे बढ़ जाओ। इंडेमनिटी अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल करती है, अगर गुड फेथ में करती है तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। पावर ऑफ रिवीजन, रिवीजन कौन करता है, रिविजनल जुरिसडिक्शन जनरली होता है हाई कोर्ट के पास, और क्रिमिनल लॉ में अगर अपन दिखे तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, राइट। अब रिविजनल पावर यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल की किसी भी प्रोसीडिंग का लेके, केस डिसाइडेड को लेके उसे चेक कर सकती है, उसने सही किया नहीं किया। सुओ मोटो भी कर सकती है और एप्लीकेशन पे भी कर सकती है। रिव्यू, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एनी ऑफ इट्स कमिटीज अदर देन डिसिप्लिनरी कमिटी अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है 60 दिन के भीतर, खुद के ऑर्डर को। पावर टू गिव डायरेक्शंस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है पावर डायरेक्शंस देने की। इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ जनरल सुपरविजन एंड कंट्रोल गिव सच डायरेक्शंस टू द स्टेट बार काउंसिल्स। ठीक है, तो स्टेट बार काउंसिल को डायरेक्शन कौन देगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जनरल पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स, ये रूल मेकिंग पावर आ गई, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारी की सारी रूल्स हैं जो आपकी दी गई हैं, और इसी के साथ ये आपका जो बेयर एक्ट है वो भी ख़त्म हो गया। ये बार काउंसिल रूल मेकिंग पावर सबकी चल रही है। ये रिपील ऑफ एक्ट हो गया, और रिपील ऑफ एक्ट के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ये टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एडवोकेट्स एक्ट 1961 में आया था, उसके बाद अब ट्रांसफ़र भी हो गया, ट्रांजिशनल फेज भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। That is all, my dear friends, with respect to Advocates Act 1961. I hope this video was informative to you.
हमारे बैच के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ब्रीफली मैं 2 मिनट में आपको बैच के बारे में और कुछ चीज़ें हैं जो बता दूँ। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम दे ही रहे हैं। हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट, जैसा ये बेयर एक्ट हाईलाइटेड था वैसा बेयर एक्ट हम आपको देंगे। पर्सनली हम आपको गाइड भी करेंगे और केस लॉस की आपको लिस्ट भी देंगे। रोज़ 2 घंटे की मेरी क्लासेस रहती हैं, 8:30 से 10:30, शुरुआत के 30 दिन या 40 दिन, और आखिरी के बचे 15 दिनों में मैं 4 घंटे की क्लासेस आपकी लूँगा। जितना लॉ है वो पूरा लॉ मैं आपका कवर कराऊंगा। कोशिश करेंगे कि हम रिवाइज भी उन्हें ब्रीफली कर लें। रिजल्ट आपको बता ही दिया है हमने हमारी क्लासेस का, काफ़ी अच्छे से लॉ पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ हमारे बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।